सभी प्यारे प्यारे बच्चों को शुभाशीर्वाद, स्नेहाशीष। सुरक्षित रहें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपके साथ कोई हो ना हो, आपके पेरेंट्स और हम यानी टीचर्स हमेशा आपके साथ हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं मादा जननांग देखा था प्लांट का हम लोगों ने। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मादा जननांग होता है प्लांट का, पौधे का, वो कौन होता है बेटे? गायनोशियम। और गायनोशियम के यूनिट को आपने बोला था या तो पिस्टिल या तो कार्पेल, है ना, अंडक या स्त्री केशर। तो यहां हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है पिस्टिल या कार्पेल का। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते थे स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। इसको बोलते थे, ये नहीं बनाना, आपको बनाया हुआ है। इस आपको केवल समझना है, मैं बार बार कहता हूं, आपको केवल डायग्राम समझना है। आपके नोट्स में सब कुछ डिटेल्स में रहेगा, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप नोटबुक में जरूर नोट करें सीखने के लिए। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ये आपका स्टाइल यानी वर्तिका, ये पार्ट ओवरी यानी अंडाशय, और ये पार्ट ओव्यूल। और ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी बोला जाता है। आपको मैं पिछले क्लास में बोला कि जो बीजांड है, इसको क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। यानी ऐसा डब्बा जिसमें गुरु बीजाणु बनेगा, लिख मत देना एग्जाम में, ये बस याद रखना है। ओके, ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। हमने क्या किया है कि एक बीजांड का बड़ा संरचना लिया, इसी को मैं यहां बना दिया बड़ा करके, इसी को हम स्टडी करेंगे। ओके, और फिर हम गुरु बीजाणु बनाएंगे ना, यानी कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे, दिखाएंगे आपको। ओके, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है बेटे? गायनोशियम या पिस्टिल या कार्पेल का, है ना। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर कौन? ओव्यूल यानी बीजांड। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। क्यों गुरु बीजाणुधानी? क्योंकि इसी के अंदर गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर बनेगा। कैसे बनेगा वो आगे बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं बीजांड की संरचना। ये मान लीजिए आपका ओवरी बॉल है यानी अंडाशय भित्ति है। हमने आधा ही लिया है ताकि हमें फोकस कहां करना है? बीजांड पे फोकस करना है। अच्छा बेटे, हमारा जो हेडिंग है इस चैप्टर का वो क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप पढ़ रहे हैं मतलब आवृत बीजी पढ़ रहे हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप बीजांड, या प्रतीप बीजांड। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एना मतलब होता है नीचे की ओर झुका हुआ, नीचे की ओर, ट्रोपस मतलब झुका हुआ, यानी ऐसा ओव्यूल, ऐसा बीजांड जो नीचे की ओर झुका हुआ हो, ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप बीजांड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्म्स में, आवृत बीजियों में कैसा बीजांड पाया जाता है, आप क्या कहेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। कहां? एंजियोस्पर्म्स में, मतलब आवृत बीजी पौधों में। कैसा पाया जाता है बेटे? एनाट्रोपस ओव्यूल, भूलिएगा मत, यानी प्रतीप बीजांड। जब हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे ना, तो हम आपको बीजांड के प्रकार भी बताएंगे। 6 प्रकार होते हैं, 6 में से एक तो आप देख ही रहे हो, यही है। फिर और 5 पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो फोकस तो हम इसी पे करेंगे बेटा। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल, नीचे की ओर झुका हुआ, ठीक। ये ओवरी वॉल है, यानी ये अंडाशय भित्ति है, ये ओवरी वॉल है, अंडाशय भित्ति है। अच्छा,
इसको यानी ये जो आप ओव्यूल देख रहे हो, जिस संरचना से शुरू हुआ है, इस संरचना को बोलते हैं प्लेसेंटा, या इसको बोलते हैं बीजांडासन, है ना। बीजांड जहां आसन कर रहा हो, निकला हो, उसको बीजांडासन बोलते हैं। अच्छा भाई, ये जो डंठल जैसी संरचना आप देख रहे हैं, मेन ओव्यूल ये है, लेकिन ये जो बीजांड है एक डंठल जैसी संरचना से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत। फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत, ठीक है। अच्छा, जो ये सिर वाला भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं चलाचा, इसको बोलते हैं चलाचा, और इसको निभाग बोलते हैं, निभाग। अच्छा, और ये जो छिद्र वाला संरचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल और या बीजांड द्वार। एकदम ध्यान रखना है आपको, है ना। तो इसमें दो छोर हैं, दो इंड हैं। कौन कौन इंड है? एक निभागी छोर है और एक बीजांड द्वारी छोर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर खत्म करके हम लोग बोर्ड पे ही जितना पॉसिबल हो पाएगा एमसीक्यू 10-20 आपसे बनवाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये चलाजा भाग है और ये बीजांड द्वारी भाग है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ऐसा बीजांड जिसमें दो अध्यावरण है, देखो द्विस्तरीय अध्यावरण है। अगर ऐसा कई ओव्यूल आगे देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म वगैरह में है, जो अनावृत बीजी है, उसमें एक ही आवरण होता है, लेकिन यहां कितने आवरण है? दोनों ओर दो आवरण है ना। तो ये जो है, इसको बोलते हैं हम आउटर इंटेग्यूमेंट, यानी बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये जो है इनर इंटेग्यूमेंट, यानी अंतः अध्यावरण, है ना। बाह्य अध्यावरण को हमने क्या बोला बेटे? आउटर इंटेग्यूमेंट, और अंतः अध्यावरण को हमने क्या बोला? बोलो क्या? इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। और इस दोनों को मिला करके बोलते हैं बायटैगमिक, मतलब द्विस्तरीय अध्यावरण। तो लीजिए एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ और बन गए, क्या कि आवृत बीजियों में या प्रतीप बीजांड में कितने अध्यावरण होते हैं? दो। क्यों? क्योंकि आगे चल के यही बीजांड बदल जाएगा किसमें? बीज में, सीड में। और सीड में, बीज में दो परत होता है, सबसे बाहर वाला को टेस्टा और उसके अंदर वाले को टैगमेन। तो यही बाह्य अध्यावरण टेस्टा बनाएगा और यही अंतः अध्यावरण टैगमेन बनाएगा, और तब दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? बीज चोल, सीड कोट बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब बेटे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। अच्छा, जिस जगह से ये जुड़ा रहता है, देखो ना, जिस जगह से, मतलब ये डंठल जिस जगह से इस ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? किस जगह की? इस जगह, डंठल से ओव्यूल यही से जुड़ा हुआ है ना बेटे। तो इस भाग को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। और इसको हम बोलते हैं नाभिका। हाइलम कहो या नाभिका कहो, एक ही बात है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संरचना देखने जा रहे हैं, इसके अंदर के कोशिकाओं को। इसके अंदर जो होते हैं द्विगुणित कोशिकाएं होते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होते हैं, जिसको न्यूसेलस बोला जाता है।
न्यूक्लियस नहीं बोलना है, न्यूसेलस, या इसको बीजांडकाय भी बोलते हैं। और ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अभी यहाँ पे भ्रूणकोष बनाओगे, एम्ब्रायोसैक बनाओगे, अभी नहीं बनाएंगे आगे, तो उसको जो पोषण देगा वो यही सेल्स देगा। ये काफी न्यूट्रिटिव होते हैं, पोषक होते हैं। ओके, तो इन सारे सेल्स, ये सारे सेल्स जो होते हैं बेटे, ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ओके, तो ये सारे को आपने क्या बोल दिया? न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूक्लियस बोलोगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कपार भांग देंगे बस। ओके, इसको बोलते हैं बीजांडकाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ओके, नाउ अब देखो, अब इसमें क्या होगा, लास्ट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब इसमें से बेटे एक सेल कोई बड़ा होगा, न्यूसेलस में से कोई एक सेल बड़ा होगा। मान लो कि ये जो नीचे वाला सेल है ये बड़ा हो गया। ओके, तो ये बड़ा हो गया है ना, कोई एक सेल। और अब इस सेल को हम बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका। और इसी से क्या बन जाएगा? गुरु बीजाणु बन जाएगा। आपने जब मेल पार्ट पढ़ रहे थे, नर जननांग पढ़ रहे थे, तो आपने लघु बीजाणु बनाया था। कहां से बना था? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना था ना। लघु बीजाणु मातृकोशिका से बना था। और मातृकोशिका चाहे जो कोई भी हो, चाहे मेल के भाग में हो या फीमेल के भाग में हो, वो हमेशा बेटे डिप्लॉयड होता है, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को अब हमने क्या बोल दिया? इस संरचना को हमने बोल दिया मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु मातृकोशिका। और ये क्या होंगे बेटा जी? 2n होगा, है ना। अब इसी गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बन जाएगा क्या? मेगा स्पोर, यानी गुरु बीजाणु बनेगा। अभी बना के दिखाएंगे हम आपको, इतना जो है इजी नहीं है मेगा स्पोर बनना, हम आपको आगे दिखाएंगे। ओके, सो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, है ना। अब इस प्रक्रिया को देखते हैं हम। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु कैसे बनता है, ये हम आगे देखते हैं। एक बार जल्दी से दोहरा लें, आ जाओ। हमने कहा कि एंजियोस्पर्म में कैसा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी प्रतीक बीजांड, यानी जो झुका हुआ हो उसको प्रतीक बीजांड बोलते हैं। और ये किसका मुख्य लक्षण है? एंजियोस्पर्म्स का, यानी ऐसा ओव्यूल आवृत बीजों में, पुष्पी पादपों में पाया जाता है। और कितने अध्यावरण होते हैं? 2 अध्यावरण होते हैं, यह भी मुख्य लक्षण है इस ओव्यूल का, है ना। और ये आपका अंडाशय भित्ति था। और बीजांड को आपने क्या बोल दिया था? मेगास्पोरेंजियम भी बोला था, नहीं, गुरु बीजाणु धानी। क्यों गुरु बीजाणु धानी बोला था? क्योंकि इसी में गुरु बीजाणु बनेंगे। अच्छा, ये ओव्यूल जिस जगह से जुड़ा है उसको प्लेसेंटा यानी बीजांडाशन बोल दिए। ये जो डंठल जैसी संरचना है जिससे बीजांड जुड़ा है उसको बीजांडविंद बोल दिए। इस डंठल में बीजांड जहां से जुड़ा है उसको हाइलम या नाभिका बोल दिए। इसके सिर वाले भाग को चलाजा या निभाग बोल दिए। और जो छिद्र वाला भाग है उसको माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार बोल दिए। अच्छा, अब इसमें 2 अध्यावरण है, एक आउटर और एक इनर, बाह्य और अंतः, दोनों को मिला के बाइटेगमिक यानी द्विस्तरीय अध्यावरण बोल दिए। अच्छा जी, अब इस
इस सेल्स को न्यूसेलस बोलते हैं। ये डिप्लॉयड होता है बीजांडकाय, और इस बीजांडकाय में से एक कोशिका बड़ा हुआ और बना दिया मेगा स्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका तो आपने बना दिया, लेकिन अब इससे मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु कैसे बनेगा, आइए ना वो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु जनन। ओके, गुरु बीजाणु जनन। अब ये जो गुरु बीजाणु जनन है बेटे, ये क्या करेगा, तो देखिए ना, मैंने आपको पढ़ाने के लिए वहां जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाया था वो मैंने निकाल लिया आपको पढ़ाने के लिए। वो यहाँ बोर्ड पे नहीं पाया जाएगा, वहीं पाया जाएगा जहां बनाए थे आप, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैंने निकाल लिया। तो ये क्या है बेटे, आपका मेगा स्पोर मदर सेल, इसको भी एमएमसी कहा जाता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, और इसका गुणसूत्रता यानी प्लॉइडी क्या है, 54 है। ये वाला छोर कौन छोर है, बोलो, निभागी छोर, चलाजल छोर, और ये बीजांड द्वार छोर यानी माइक्रोपाइलर छोर। अरे यार, ये वाला पार्ट किस ओर था, चलाजा की ओर था ना, और ये वाला छोर किस ओर था, माइक्रोपाइल की ओर, इसीलिए तो इसको हम कह सकते हैं सी लिख सकते हैं, इसको हम एम लिख सकते हैं। क्यों, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, निभागी छोर, बीजांड द्वारी छोर। अब क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस यानी समसूत्रीय विभाजन होगा, सॉरी मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, यानी अर्ध सूत्री विभाजन होगा, और ये 2n किस में बदल जाएंगे, n में। आपको पता है ना कि ये रिडक्शनल डिवीजन यानी उनकारी विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब क्या होगा बच्चों, मैंने 4 सेल बनेंगे, तो आइए 4 सेल बना देते हैं। 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। इस कितने सेल बन गए, 4, यानी टेट्राड बन गए। वहां भी बने थे, मेल में माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। यहां इसको क्या बोल देंगे आप, मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड, यानी गुरु बीजाणु चतुष्क। टेट्रा मतलब तो 4 ही होता है। अच्छा, ये एक ही टाइप होता है, वहां तो 4 टाइप देखा था आपने, नहीं, टेट्राहेड्रल, टेट्राड, आइसोबायलैटरल सब देखा था, बट यहाँ एक ही टाइप होता है। कैसा, तो खड़ा है ना, खड़ा को क्या बोलते हैं, रैखिक चतुष्क, यानी लीनियर टेट्राड। कैसा है बेटे, लीनियर टेट्राड, इसमें एक ही टाइप होता है। अब अच्छा, कौन सा छोर है ये, चलाजल छोर, ये माइक्रोपाइलर छोर। आप कंफ्यूज मत होइएगा मैं ये क्यों छोर कह रहा हूं। आप देखिए, ये ओवरी था, ये नहीं बनाना, ये बस मैं बता रहा हूं। यहाँ ऐसे आया, ऐसे आया, है ना, ये चलाजा था आपका, ये माइक्रोपाइल था आपका, और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यहां बना था ना, न्यूसेलस का एक सेल बड़ा होके। तो देखो ना, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का ये छोर किस ओर दिख रहा है, चलाजा की ओर, और ये छोर किस ओर दिख रहा है, माइक्रोपाइल की ओर। तो चलाजा को हमने सी लिख दिया और माइक्रोपाइल को हमने एम लिख दिया। तो कंफ्यूजन क्यों, है ना, मेरे रहते नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब क्या होगा बेटे कि जो चलाजल छोर की तरफ से 1, 2, 3 कोशिका मर जाएगा, है ना। ये जो 3 कोशिका है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और बचेंगे कितने, सिर्फ 1, है ना। जो 3 गुरु बीजाणु है वो नष्ट हो जाएंगे, 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। बचता कितना है, सिर्फ 1।
तो जो बचता है उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु, है ना, गुरु बीजाणु यानी फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। क्यों? क्योंकि ये जिंदा है, क्रियाशील है, बाकी क्या हो गई थी, नष्ट हो गए। अब इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की प्रक्रिया को मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, यानी मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, यानी यहां से क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा वो आगे बताऊंगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बन जाएगा बेटे, फीमेल एम्ब्रायो सैक, बोलो एम्ब्रायो सैक, जिसको कि आप भ्रूण कोष बोलते हो या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हो, मादा युग्मकोद्भिद, यानी ऐसा डब्बा जिसमें मादा युग्मक बनेगा। अरे भाई पॉलन ग्रेन बनाए थे ना अपने मेल के पार्ट में, तो डब्बा था, उसके अंदर नर युग्मक थे ना, तो इसके अंदर भी होंगे डब्बा में। कैसे होगा वो बताएंगे आगे हम आपको। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, किस प्रक्रिया को यार, फंक्शनल मेगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष बनने की प्रक्रिया को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। युग्मकोद्भिद जनन बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद जनन बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से एम्ब्रायो सैक बनाते हैं। ओके, अरे मैं बेकार ही मिटा दिया इसको। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 तो मर गए थे, 1 2 3 4, ये तीनों तो मर गए थे, ये हमारा क्रियाशील था, ये हमारा क्रियाशील था, है ना। अब यहां हमारा यानी एक क्रियाशील गुरु बीजाणु हमने बना लिया, यानी टेट्राड बना लिया, तो यहां गुरु बीजाणु जनन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्या, एम्ब्रायो सैक, भ्रूण कोष का विकास। इसी एम्ब्रायो सैक को हम क्या बोले बेटे अभी, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद, क्या बोले, मादा युग्मकोद्भिद। ना अब इस क्रियाशील बीजाणु को, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो अब क्या होगा, ये चलो एक बार फिर से देखते हैं। ये तुम्हारा क्या था, बोलो फिर से देख लेते हैं। ये तुम्हारा मेगास्पोर मदर सेल था, यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका था। ये अर्धसूत्री विभाजन किया, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 सेल बनाया, 1 2 3 4, 3 डिजेनरेट हो गए, एक जो बचा ये आपका क्या था, फंक्शनल मेगास्पोर, यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु, है ना, यही क्रियाशील है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा समसूत्री विभाजन। क्या करेगा बेटे, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समसूत्री विभाजन 2 चरणों में खत्म होता है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो माइटोसिस होता है ये 2 अवस्था चरण में खत्म होता है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन यानी विभाजन। तो पहले सेल में किसका विभाजन होगा, उसके केंद्रक का, और तब होगा साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन।
तो यह सेल भी जो तुम्हारा दिख रहा है फंक्शनल वाला, तो इसके केंद्रक विभाजन करेंगे। ठीक है भैया, तो सबसे पहले अभी ये क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा। और ये कैरियोकाइनेसिस कितने बार करता है, 3 टाइम्स करता है। नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे, इसका कोई कारण नहीं है कि 3 बार ही क्यों करता है ना। तो कितने बार केंद्रक विभाजन होगा, 3 बार। अब फंक्शनल मेगा स्पोर जो अब बड़े हो गए, खा पी के मोटे हो गए, अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यानी ऐसे देखो ना, एक न्यूक्लियस एक बार विभाजन किया तो 2, फिर ये दूसरी बार विभाजन किया तो 4, अरे भाई 3 टाइम बोले हैं ना आप। मेगा स्पोर मदर सेल का जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसके न्यूक्लियस 3 बार विभाजन करेंगे। तो एक बार किए तो 2 न्यूक्लियस, 2 बार किए तो 4, और तीसरी बार करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 8। अच्छा, अब ये क्या करेंगे बेटे, अब ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब क्या करेगा, उसका द्रव्य विभाजन करेगा। तो अब ये क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन करेगा। कोशिका द्रव्य विभाजन करेगा। अब देख क्या होगा, 3 न्यूक्लियस इसके ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और 2 मिडल में रहेगा और 3 नीचे रहेंगे। 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 2 बीच में और 3 नीचे। अब देखो कैसा संरचना बनेगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब क्या कर लिया, साइटोकाइनेसिस। तो करवा दो साइटोकाइनेसिस, देखो बना दिया। 3 न्यूक्लियस ऊपर की ओर, 1 2 और 3, 2 न्यूक्लियस बीच में, इसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, और 3 न्यूक्लियस नीचे। अच्छा, इसके फलस्वरूप कितने न्यूक्लियस बन गए थे बेटे, 8 न्यूक्लियाई, है ना। इसमें कितने न्यूक्लियाई, 8। क्यों सर, अरे भाई 3 बार केंद्रक विभाजन किया है तो 8 बनेंगे ना। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हो, सबके पास अब कोशिका आ जाएगा। अब पूछोगे क्यों सर, अरे भाई कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ है तो सबके पास तो सेल वॉल आ जाएगा ना। अच्छा, अब इस 3 सेल के बाद एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, यानी मध्य कोशिका, सेंट्रल सेल बनेंगे है। और 3 और कोशिका बनेगा। एक जो बीच का आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कोशिका बनेगा, और यही है फीमेल गैमेट, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट रेडी। और इस फीमेल गैमेट यानी एग के दोनों ओर जो सेल है, ये इसको कहते हैं सिनर्जिड। अभी सब लिखता हूं, ये बॉडीगार्ड है इसका, क्या काम है सब बताऊंगा। तो देख बेटे, 3 ऊपर, 2 मिडल, 3 नीचे, इस पोर्शन को, तीनों कोशिका को मिला करके बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, या तो प्रतिमुख कोशिका, या तो प्रतिव्यासांत कोशिका भी इसको बोला जाता है। ठीक। अच्छा, कोई तुमको पूछेगा कि भैया ये किसकी संरचना हो गया, एम्ब्रायो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट। ये किसका संरचना है, एम्ब्रायो सैक का संरचना है। या इसको क्या बोला बेटा आपने, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद। किससे बना है, एक ही स्पोर यानी गुरु बीजाणु से बन गया पूरा एम्ब्रायो सैक, है ना। अच्छा, इसको क्या बोला ऊपर वाली कोशिकाओं को, एंटीपोडल सेल। और इस दोनों न्यूक्लियस को मिला करके हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई ना, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। अच्छा, ये जो बीच वाला बड़ा सेल है, इसको बोलते हैं एग यानी अंड कोशिका।
एग सेल, अंड कोशिका, यही तो फीमेल गैमेट है, यही निषेचन करेगा। अच्छा, अब ये जो आप दोनों बगल वाला देख रहे हैं, यानी अंड कोशिका के बॉडीगार्ड, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड, इसको सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अच्छा, अगर तुमको कोई पूछेगा कि इस एम्ब्रायो सैक का प्लॉइडी गुणसूत्रता क्या है, तो मुंह मत बंद कर लेना। ये देखो ना, ये अभी 2n था, ये अभी क्या था? 2n। मियासिस किया है तो सब का प्लॉइडी अब क्या हो गया? n ना। 3 तो मर ही गए, बचा कितना? 1, यानी 1n, ये भी n, ये भी n, यानी एम्ब्रायो सैक का प्लॉइडी क्या होता है हमेशा? बोलो, n। कोई पूछे आपको कि भ्रूणकोश का या मादा युग्मकोद्भिद का गुणसूत्रता क्या, तो n, हैप्लॉइड। कितने सेल हैं? तो देखो गिनो। अगर कोई पूछे तुमको कि इसमें कितने सेल हैं, कितनी कोशिका हैं, अच्छा एक कोशिका और बता तो दे पहले। ये जो आप ब्लू में बनाए हो, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, मध्य कोशिका, सेंट्रल सेल। अच्छा, इस सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं? 2। तो अब गिनिए सेल पहले, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरा ये सेंट्रल सेल 7। कितने सेल जो है आपके? 7 हो गए। और न्यूक्लियाई कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा एम्ब्रायो सैक जिसमें 7 सेल हो, 7 कोशिकीय हो और 8 न्यूक्लियाई हो। 8 न्यूक्लियाई है ना, 7 सेल, ऐसे पॉलीगोनल एम्ब्रायो सैक बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं, या फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अच्छा, ये जो एम्ब्रायो सैक बना है बेटे, कितने मेगास्पोर? 1 मेगास्पोर से बना है ना, तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक भी बोल देते हैं। मोनोस्पोरिक यानी